जिंदगी हर पल हमें बहुत कुछ देती है। देखो तो ख्वाब के पल, पढ़ो तो किताब के पल, समझो तो ज्ञान हर पल, और खुल के जियो तो आसान हर पल। आपकी जिंदगी के हर पलों को थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए मैं रवीना टंडन एक बार फिर हाजिर हूँ सिंपली बातें विद रवीना के साथ। आज की नारी किस किस तरह के काम कर सकती है, जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा तो आइए देखते हैं कि हमें जवाब क्या मिला। देखिए, ये इसी 21वीं सदी है, तो मुझे लगता है अब औरतें बहुत, उनको एक्सपोजर मिल चुका है और मिल रहा है, तो वो लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आज की महिला सब कुछ कर सकती है, बॉक्सिंग से लेकर डांसिंग तक, हर चीज। आजकल की महिलाएं ऑटोज भी चलाती हैं, स्कूल बसेस में भी अभी लेडी ड्राइवर्स हैं। महिला सारे काम कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है, और मेरे हिसाब से तो वो ऐसे भी काम कर सकती है जिसमें काफी मर्द झिझकते हैं करने से। औरतें कार, एरोप्लेन, बस ड्राइव कर सकती हैं, कुछ औरतें आर्मी में भी जा रही हैं। हर फील्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है, जैसे लेट नाइट वर्किंग आवर्स में काफी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, ट्रैवलिंग इश्यूज होते हैं। आजकल के जनरेशन में सब लोग ने वुमेन को बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि वुमेन कुछ नहीं कर सकते। वुमेन का भी एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन सोसाइटी में। बहुत सारे फील्ड्स में दे हैव प्रोग्रेस इन साइंस, इन आर्ट्स, इन एवरीथिंग। सिंपली बातें में आज हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाएंगे जो वो सब कर रही हैं जो आमतौर पर लड़कियों का काम नहीं माना जाता। लंबे लंबे हाईवेज पर बड़े बड़े ट्रक्स इमेजिन कीजिए, तो आपको ऐसे लगेगा कि हर ट्रक के पीछे कोई एक तगड़ा सा आदमी बैठा है जो इतनी बड़ी गाड़ी को हाईवे से यूं 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 लेकर जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि उस बड़े से ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठी होगी एक महिला, तो क्या हुआ? सिर्फ सुनकर ही चौंक गए? आइए देखते हैं उनकी एक झलक। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से दोस्ती कर लेते हैं। मेरा 2003 के बाद से जो सफर शुरू हुआ है ट्रक लाइन में, आज तक मुझे 8 से 9 साल होने आ गए हैं। सारे लोग जो भी है एक लेडीज ड्राइवर को सब दूर सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो मुझे सैल्यूट मारा और हाथ मिलाया और ये कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम ये काम कर रही हो। इन्होंने साबित किया है कि कोई भी काम करने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए वो आज की नारी में भरपूर है। तो हम लोग जिस नज़र से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे उसी नज़र से समाज हमें देखेगा। आप अपने नज़रों को ऊंचा उठा के रखो और सब तरफ पॉजिटिव रूप में देखो, अपने आप समाज उसको एक दिन एक्सेप्ट करेगा। ये है एक आदर्श बेटी, एक अच्छी माँ और हिंदुस्तान की सड़कों पर शान से चलने वाली महिला ट्रक ड्राइवर। योगिता, सिंपली बातें विद रवीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो शो है सिंपली बातें सोनी पल पर जो आ रहा है, बहुत सारे घरों तक पहुंच रहा है और सब ने आपकी एवी देखी, सब जानते हैं आप क्या करती हैं और आप क्या हैं। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही स्वीट सा सवाल पूछूंगी कि जब आप अपनी ट्रक लेकर निकलती हैं, ठीक है, वो सुपर वुमन बन के, जब आप ई करके वो जो ढाबे पे ट्रक अपनी रोकती हैं, एक कप चाय लाना, और फिर जब आप अपने ट्रक से उतरती हैं और जाके ढाबे पे बैठती हैं और अपना खाना ऑर्डर करती हैं, तो बाकी के जो इर्द गिर्द जो सारे आदमी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका रिएक्शन और जो होटल वाले उनका रिएक्शन क्या होता है? सभी को शौक लगता है, सब चौंक जाते हैं। हाँ, बहुत बुरी तरीके से। बुरी तरीके से उठ के सारे एक दूसरे को बोलते हैं, और जो और भी कहीं होते हैं जिन्होंने नहीं देखा होता है उनको बुला बुला के बताते हैं कि ये योगिता, मतलब मैं ट्रक चलाती हूँ, ये ट्रक। वो बोलते हैं इम्पॉसिबल, फिर बोलते हैं यहीं बैठो, जब ये वापस बैठेगी स्टीयरिंग पे तो फिर देखना। तो आपको क्या महसूस होता है तब? मुझे बहुत प्राउड लगता है अपने आप में कि इन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि महिलाएं ये कर सकती है। जी हाँ। अब इन्हें पता चलेगा, मतलब मेरी तरह और भी जब आएंगी महिलाएं इस लाइन में, तो फिर इनकी सबकी थिंकिंग चेंज होगी, और इसी चेंज को मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों की थिंकिंग चेंज। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। मैं आपसे वैसे पूछना चाहूंगी कि आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैंने बीकॉम किया था मम्मी पापा के यहाँ बिफोर मैरिज। आप एक कॉमर्स की स्टूडेंट रह चुकी हैं? हाँ हाँ। और आप अपना बीकॉम
कंप्लीट कर चुकी हैं? कंप्लीट किया। आफ्टर मैरिज मैंने LLB कंप्लीट किया। आप LLB भी कर चुकी हैं? जी। आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं? हाँ। ये तो आपने मुझे ही नहीं, मुझे लगता है सारे देश को चौंका दिया। एक लॉ ग्रेजुएट होने के बावजूद आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना कि मैं ट्रक चलाऊंगी? ये सब अचानक हुआ है। मेरी शादी जब हुई तो एक एडवोकेट से हुई थी, पर बाद में मुझे पता चला कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस है। हाँ जी। इसके बाद फिर वो उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया और टोटल वो ट्रांसपोर्टेशन ही देखने लगे। तो हाँ जी। धीरे धीरे उन्होंने 4 ट्रकें की, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह से उनका बिजनेस चलता रहा। और अचानक एक दिन एक्सीडेंटल डेथ में वो चले गए। और फिर जैसे जनरली सभी फैमिलीज में 90% होता है कि सारी प्रॉपर्टी को लेकर के बहस शुरू हो जाती है फैमिली में। कोई भी जेंट्स अगर जाता है तो उसके रिलेटिव्स और ये सब। तो इसी तरह से मेरे हस्बैंड की भी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ। हाँ जी। और उनके पास उस समय 3 ट्रक्स थी जिसके ऊपर कोर्ट से स्टे लग गया प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड मैटर में। हाँ जी। जनरली हमारे यहाँ पे इतने इजीली फैसले नहीं होते कोर्ट में। जी हाँ। और वो गाड़ियाँ पूरी सड़ चुकी होती अगर खड़ी रहती उस टाइम तक। जी हाँ। तो मैंने कोर्ट से परमिशन मांगी उन्हें चलाने की। जी हाँ। और इसके बाद मैंने ड्राइवर्स रख के उन्हें चलवाया। हाँ जी। और जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और मैं डाउन में गई तो फिर मैंने खुद ड्राइविंग पकड़ी। तो आपके पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया? आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? नहीं, कहाँ सपोर्ट तो कोई करना ही नहीं चाहता ना इस लाइन में। लेडीज को तो मेनली कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता। जी हाँ। शुरू में तो सभी का विरोध था, मम्मी पापा से लेके सभी लोगों का। जी हाँ। लेकिन मैंने इसके बावजूद इस चीज को कंटिन्यू रखा क्योंकि मेरे आगे इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। इमीडिएट मेरे सामने जरूरत थी पैसों की। जी हाँ। और 2 छोटे छोटे बच्चे भी? 2 छोटे, काफी छोटे। हाँ। और पूरी प्रॉपर्टी पे स्टे लग गया था, बैंक प्रॉपर्टी सभी। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब यहाँ तक कि 100 रुपए भी नहीं थे मेरे पर्स में या मेरे हाथ में। फिर मैंने ड्राइविंग सीखी। फिर आपने ड्राइविंग सीखी? हाँ, मुझे कार भी चलानी नहीं आती थी। हाँ, मैं डायरेक्ट ट्रक चलाना सीखी। तो आपको गाड़ी भी चलानी नहीं आती थी? आपने सीधे हाथी की पूंछ पकड़ ली? सीधे हाथी। जहाँ तक मैं योगिता को देख रही हूँ, परख रही हूँ, शायद इन्होंने ये डिसीजन जब लिया तो शायद मजबूरी से लिया होगा। और लेकिन आज मेरे ख्याल से आपको उस पर गर्व है। वो एक तरह से मुझे गर्व है इसके साथ। वो मेरा अब शौक बन चुका है जिसे मैं छोड़ नहीं पाऊंगी। मुझे बताइए, आपके बच्चे तभी छोटे छोटे थे? हाँ, काफी छोटे थे। उस समय जब आपने ट्रक चलाना शुरू किया तब उनको किसने देखा, किसने आपका हाथ बटाया? नहीं, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था? अकेले ही रहते थे दोनों। बचपन से ही दोनों अकेले रहे। क्या उम्र थी दोनों की? बेटा तो KG2 में था तो 4-5 साल का था। और बेटी? बेटिया 10। वो 10 की थी। तो घर में वो दोनों बच्चे अकेले रहते थे? और अकेले रहते थे। और मैं जनरली उनके लिए जो रेडी फूड होते हैं वो रख देती थी, टीवी देखते थे। और मैं उनको मतलब बता के जाती थी कि आप लोग बाहर नहीं आओगे, ये सब कुछ। कई बार 2-2 दिन उनको छुट्टियां रहती थी तो घर पे ही वो रहते थे और मैं लोकल आसपास राउंड लगाती थी। तो आपके बच्चे अब बड़े हो गए, दोनों कॉलेज में हैं शायद? हाँ हाँ। वो यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है सिंपली बातें में। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, आपके बेटे का नाम? यशविन। एंड बच्ची का? याशिका। तो यशविन और यशिका, उस समय आपको कैसे लगता था जब आप बहुत छोटे थे और मम्मी को आपको अकेले छोड़ के जाना पड़ता था? मम्मा 1 डे या 2 डे के लिए जाती थी मैक्सिमम, एट मैक्स। तो मम्मा मोस्टली 1.5 डे का खाना तो बना के जाती थी, उसमें तो कुछ नहीं। बट जैसे यशविन बहुत छोटा था तो उसको जैसे कभी लग गई और उससे मतलब एकदम से मैं घबरा जाती थी। तो कई बार नेबर्स ने हेल्प करी है। हाँ जी। ले गए हैं डॉक्टर के यहाँ या फिर बताया, दवाई लगा दी है। तो ऐसे ही कभी कभार प्रॉब्लम्स हुई है। यशु बहुत शरारती था क्या? बहुत खेलता था। और आप करीब 10-11 साल की होंगी? मैं 10 इयर्स की थी, इन 4th स्टैंडर्ड। ये हमें पहचान लेना चाहिए कि बच्चियों में शुरुआत से एक मातृत्व का भाव रहता है और ये साबित हो चुका है कि हर मुश्किलों में सबसे ज्यादा जो हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, लड़कियां हैं, वो ताकतवर होके किसी भी परेशानी को दूर कर लेती हैं।
और कामयाबी हासिल कर लेती हैं। तो यही देख रहे हैं हम हमारी ये छोटी सी यशिका के साथ भी। यशविन, आपको कैसे लगता था कि मम्मी नहीं है घर में और मुझे इनकी सारी बातें सुननी पड़ती है? क्योंकि मैं ये झगड़ा अपने दोनों बच्चों में भी देखती हूँ। मतलब दीदी कितनी सुनता नहीं था, दीदी से बहुत लड़ाई करता था। मेरे को गुस्सा आती है कि दीदी मेरे को हर चीज़ पे बोल रही है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो मैं बोलता था कि आप मम्मी थोड़ी हो जो आप मेरे को बोल रही हो। तो मेरी लड़ाई होती थी उससे बहुत। अब नहीं होती। अब नहीं होती लड़ाई? नहीं, अब आप समझदार हैं। अब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जा रही हैं, आप कैसे डील करती हैं जब दूसरे लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारी मम्मी तो ट्रक चलाती हैं? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ये वाला जो मोमेंट आपने बोला, एग्जैक्टली ऐसे मोमेंट होते हैं, बल्कि अभी भी होते हैं। तो एकदम से कोई ऐसा सोचता है कि वो ड्राइवर है, तो पहले तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है मतलब अंदर। हाँ। फिर उस गुस्से को शांत करके उसके बाद मैं उनको बोलना शुरू करती हूँ कि शी इज़ अ ग्रेजुएट, शी इज़ एन एडवोकेट, और ये उनकी किसी मजबूरी की वजह से कर रही है वो, और मुझे उन पर पूरा प्राउड है कि वो इतना कर रही है क्योंकि हमारे लिए कर रही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात थी। एक महिला होने के कारण क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करती हैं आप जब आप ऐसे रात को ट्रक लेके निकलती हैं? नहीं, जनरली तो जैसे चला रही हूँ और मुझे महसूस हो रहा है, जब गाड़ी बहकने लगी है और मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है। हाँ। थोड़ा 100 किलोमीटर तक तो मैं गाने वाने सुन के निकाल लेती हूँ, कोशिश तो यही रहती है। और इसके बावजूद नींद आ रही है तो फिर मैं ऐसा कोई गाँव या शहर देखती हूँ जहाँ पे लाइट के नीचे मैं खड़ी कर सकूँ। हाँ जी। तो खड़ी करने के बाद में ये मालूम है मुझे कि कोई मुझे देखेगा तो वो तो यही सोचेगा कि ट्रक में लेडी क्या कर रही है। सही में। तो रात में तो मैं अवॉइड करती हूँ कि गाड़ी से बाहर निकलूं या किसी के नजर में पड़ूं। हाँ जी। अगर मुझे फ्रेश होने जाना है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बालों के ऊपर टॉवेल लपेट लेती हूँ। हाँ जी। ऐसा कुछ जिससे कि पैंट शर्ट तो नेचुरली पहनती हूँ। हाँ जी। और फिर जब सुबह उठती हूँ तब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सबके सामने उतर के सब कुछ करती हूँ। हाँ। और उन लोगों को फिर ये शो भी करती हूँ कि अब देखिए कि मैं ट्रक चलाने वाली हूँ। हाँ। तब बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखते रह जाओगे वाली बात है। और वो देखते ही रह जाते हैं। योगिता जी, एक हमारी जो सिंपली बातें विद रवीना है, टीम ने आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ बनाए हैं। शुरू करें? हाँ। आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, आपके ट्रक के पीछे कौन सा स्लोगन लिखा है? वन मिस्टेक गेम ओवर। वन मिस्टेक गेम ओवर। या। ट्रक में कितने नट बोल्ट होते हैं? अनगिनत। हॉर्न ओके प्लीज, इसका क्या मतलब है? मीन्स हॉर्न दीजिए आप और थोड़ा वेट कीजिए साइड मिलने तब हम हटेंगे। या। कौन सा ऐसा मजेदार साइन बोर्ड है जो आप आज तक नहीं भूली? एक साइन बोर्ड है, 100 में से 99 बेईमान फिर भी भारत महान। वाह। अच्छा मुझे बताइए, आपका क्लीनर कौन है? कल्लू। कल्लू? उसे हम कल्लू बोलते हैं, उसका नाम त्रिलोक सिंह है। आपका ट्रक कितने टन का है? 16 टन पास। 16 टन? 16 टन लोड। 16 टन का लोड ले सकता है और ट्रक का अपना लोड है 8.5। वाह, चलिए, तो बहुत तुरंत और अच्छे जवाब दिए। योगिता जी से सिर्फ चंद मिनटों की बातों ने कई लोगों की सोच बदल दी होगी। सिंपली बातें विद रवीना में आगे आने वाली मेहमान भी योगिता जी की तरह काफी अलग और हटके हैं। उन्होंने भी अपनी अप्रोच से लोगों की सोच बदली है। वो है इंडिया की स्पाइडर वुमन। उनसे मिलवाएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ऊंची ऊंची इमारतों से भी ऊंचा है इनका हौसला, क्योंकि सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर रस्सी के सहारे लटक कर ये देती हैं अपने काम को अंजाम। जी हाँ, ये है स्पाइडर वुमन। आइए उनसे मिलने से पहले देखते हैं उनकी एक छोटी सी झलक। मेरा नाम सुहाग खेमलानी है। मैं एक विंडो क्लीनर हूँ। मुझे स्पाइडर वुमन के तौर पे जाना जाता है क्योंकि मैं ऊंचाइयों पे जाके बिल्डिंग्स की विंडोज़ की सफाई करती हूँ। इंडिया में ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्लीनिंग की ज़रूरत है, ऐसी प्रोफेशंस की ज़रूरत है जो अलग हैं और इंडिया को ऊंचाइयों पे ले जा सके। ये मेरे लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोफेशन रहा है। 16 साल से जो मैं कर रही हूँ, आज भी मैं उसी एक्साइटमेंट से काम करती हूँ। इससे कोई अलग काम मैं सोच भी नहीं सकती अब तक।
वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आपको ये जो टाइटल दिया गया है एज स्पाइडर वुमन, तो ये करने का आपके मन में कैसे आया? एक्चुअली ग्रोइंग अप हम बहुत से कैंप्स में जाते थे, बहुत सी ये सब वेरियस चीज़ें करते थे, लेकिन मैंने कभी भी इसको करियर के तौर पे नहीं लिया था। हाँ जी। मैं कॉलेज से जब बाहर आई थी तो मेरे फादर एट दैट टाइम इंजीनियरिंग कंपनी चलाते थे। हाँ जी। उन्होंने मुझे भेजा था इंजीनियरिंग सीखने के लिए, या एक्चुअली वो सिस्टम सीखने के लिए जो ये कांच के बिल्डिंग्स के बाहर होती है। हाँ जी। लेकिन ऑनेस्टली मैं ना इंजीनियर हूँ, तो मुझे ये बातें कुछ समझ में नहीं आई और ज़्यादा पसंद भी नहीं आई। जी हाँ। तो मैंने इंस्टेड विंडो क्लीनिंग का साइड लिया। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे एट दैट मोमेंट कोई विंडो क्लीनिंग कंपनी तो थी नहीं। बिल्कुल। कांच की बिल्डिंग्स बनती थी, लोगों को लगता था बारिश होगी और साफ हो जाएंगे। जी हाँ। तो जब मैंने उनको बोला कि मुझे ये करना है, उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन यहाँ से हम वहाँ पे कोई किसी को तो भेज नहीं सकते। सही। तो अगर ट्रेनिंग लेना है तो वो तुम्हें लेना है। तो इसी तरह मैंने फिर पहले लंदन में ट्रेनिंग ली। जी हाँ। उसके बाद वापस आई, फिर हमने यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू की। जी हाँ। और एक्चुअली पहला लॉट जो विंडो क्लीनर्स का था, मैंने उनको अब 15 साल हो गए उनको पहले ट्रेन किया था। बाप रे बाप, बहुत मजेदार जर्नी रही आपकी। मुझे तो ऊंचाई से डर है, कोई मुझे बोले बालकनी से झांको तो मुझे वो झांकने में भी डर लगता है। तो आप में ये कैसे हिम्मत पैदा हुई उस ऊंचाई पर, बिल्डिंग के बाहर आप हार्नेस या कुछ बस सेफ्टी बेल्ट पहन के आप लटकी हुई हैं? पहली बात तो मुझे ऊंचाइयों से डर नहीं लगता, और हम जब हायर करते हैं तो हम किसी को भी पहली चीज यही पूछते हैं कि उन्हें ऊंचाइयों से डर ना लगे, मेडिकली वो फिट हो। हाँ जी। तो पहली बार एक्चुअली जब टेरेस से विंडो की तरफ जाते हैं तो हाँ थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी हिचक होती है कि क्या करने जा रहे हैं, इसको सब कुछ ठीक है कि नहीं। लेकिन पहली बात तो हमें ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि हम सब अपने सारे सेफ्टीज खुद चेक करें। जी हाँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा सेफ्टी है, हमारी जान हमारे हाथ में, हमें चेक करना है। तो सारे हमारे जो लड़के हैं उन्हें करीबन 1 महीना वो विंडोज पे नहीं जाते हैं, वो पहले अपनी सेफ्टी सीखते हैं। जी हाँ। उनकी इक्विपमेंट कैसी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे लगाते हैं, कैसे सेफ रहें, वो सीखते हैं। जी हाँ। बाय द टाइम वो वहां तक जाते हैं इतना डर नहीं रहता, एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है डर से कि अब हम जा रहे हैं लटकने के लिए। अब शुरू हो गया। और ऑनेस्टली वहां से जो व्यू है, इट्स रियली समथिंग एल्स। समझ लीजिए 50वें माले से ये बाहर लटकी हैं और वहां से इनको पूरा शहर नजर आता है, जो आपको कभी शायद मौका न मिले, न मुझे मौका मिले। ऐसे मौके हमें अपने काम में से कहीं कहीं खींच लेने चाहिए, जो जिंदगी भर की मेमोरीज हो जाती हैं। तो चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो देखते हैं। ये स्पाइडरमैन जॉब है, या स्पाइडरमैन का क्लीनिंग जैसे हम बोलते हैं। इसमें इन्वॉल्व हैं रोप। ये रोप 2 जगहों में टेरेस पे बांधा जाता है ताकि आपके पास हमेशा एक सेफ्टी रोप हो। इन केस कुछ हो जाए या एक रोप अटक जाए या एक यूनिलॉक अटक जाए तो नॉर्मली 2 स्पाइडरमैन साथ में क्लीनिंग करते हैं, ताकि अगर एक को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूसरा आदमी ट्रेन किया गया है उसे साथ में लेके नीचे आने के, तो सेफ्टी या रेस्क्यू ऑपरेशन बुलाते हैं। मैं ट्राई तो करती रहती हूँ और मैं होप करती हूँ कि और भी गर्ल्स इस विंडो क्लीनिंग के फील्ड में आएँ। प्लीज़ आइए, ट्राई कीजिए, ट्रेन कीजिए, काम कीजिए। सुहाग, आपकी खुद की क्लीनिंग कंपनी है, विंडो क्लीनिंग कंपनी, तो आपका क्या ये शौक था जो आप किसी को भी भेज सकती हैं करने के लिए ट्रेनिंग के बाद? जी। लेकिन आप खुद ये करती हैं, क्यों? हमारे कंपनी के लिए इतने सारे लड़के अपनी दिन की अपनी मेहनत लगाएं और खुद जाके विंडो क्लीनिंग करें। जी हाँ। तो ये फेयर नहीं है कि ये मुझे नहीं आता। करेक्ट। और इन्हें बाहर भेजने के पहले मुझे खुद समझ में आना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं रोज। जी हाँ। आज भी एक्चुअली हमारे विंडो क्लीनर्स और मेरे बीच में एक कंपटीशन रहता है कि अगर वो कोई जगह नहीं पहुंच पाए और वो दिन मैं जाके वहां पहुंच गई तो उस दिन की वेजेस वो मुझे दे दें। क्योंकि बेचारे क्योंकि आप तो ठहरी स्पाइडर वुमन, आप तो पहुंच ही जाएंगी। आप यकीन नहीं करेंगे वो कितने एक्सपर्ट हो गए हैं सारे के सारे। हमारा एक ट्रेनिंग टीम है, वो अब जो भी हमारे कंपनी में न्यू आते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, सबको ट्रेनिंग उन्हीं से मिलती है। अब तो एक्सपर्ट हो ही गए हैं सब। सुहाग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहली बार
ये टाइटल स्पाइडर वुमन का किसने आपको दिया और क्यों पड़ा? स्पाइडर वुमन बेसिकली स्पाइडर मैन से, एज यू नो, कार्टून से लिया गया है। भाई है ना? नहीं, वो भी हैं एक्चुअली, उनको भी स्पाइडर मैन बोला जाता है। अच्छा। अब स्पाइडर वुमेन इसलिए रखा गया था क्योंकि जब हम इसे पहली बार इंडिया में लाए थे, और इंडिया ऐसा देश है कि जिसमें ये सिर्फ 6वां देश है जिसमें ये स्पाइडर मैन का काम होता है। हाँ जी। जब हम यहाँ लाए थे उसे पहली बार, तो इसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ जी। तो हमने फिर ये कॉइन किया था स्पाइडरमैन। हाँ जी। और अभी भी हमारे जो लड़के हैं जो ये काम करते हैं उन्हें अभी भी स्पाइडरमैन बुलाते हैं। जी हाँ। तो जब मेरा एक पहली बार एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने मुझे ये नाम दिया था और ये नाम फिर ऐसे ही रह गया, और फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम भी स्पाइडर वुमन लग गया है। और सिर्फ वहीं पे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आपने पहले ही कह दिया, मैं इस पर आने वाली थी जरूर, लेकिन ये वाकई ही काबिले तारीफ है। हमारी ऑडियंस में से सुहाग से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये हम औरतें कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, जरूर कर सकती हैं, और प्लीज आगे आके कीजिए। आप जितने लोगों को जानते हैं, जितनी लड़कियां करना चाहें, मैं खुशी से उनको ट्रेनिंग दूंगी। क्या ये काम हम औरतों के लिए पूरी तरह से सेफ है, और सावधानी बरतने के बाद भी एक्सीडेंट होते हैं? देखिए, एक्सीडेंट पूरे वर्ल्ड में बहुत हुई हैं, ये नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं हुई, लेकिन हम जितनी सेफ्टीज डाल सकें और जितनी हम सेफ्टीज डालते हैं, उससे इंडिया में थैंक गॉड आज तक तो कोई एक्सीडेंट हमारी तरफ से नहीं हुई है, और ये बहुत सेफ है महिलाओं के लिए। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं। हमने एक्चुअली एक महिलाओं की टीम बनाई थी पूना में, उनको सिर्फ अलग अलग बिल्डिंग्स में भेजते थे, लेकिन काम से ज़्यादा वो एक मीडिया आर्टिकल बन गया कि अब ये हमने किया है। लेकिन मैं कहूँगी ये बहुत अच्छी प्रोफेशन है लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ तो एक्चुअली क्लीनिंग में एक्सपर्ट होती हैं। आपने देखा है आपके इर्द गिर्द कभी और कोई औरतें वहाँ पे जो ऐसे कुछ अलग काम करती हैं? देखा नहीं था मैम, लेकिन सुना था, पढ़ा था कि लड़कियां पहाड़ों पे चढ़ती हैं। पहाड़ नहीं, अब तो सुनीता विलियम्स और जो कल्पना चावला है वो अंतरिक्ष तक भी पहुंच गई हैं। हाँ जी मैम, यही। हाँ बिल्कुल। तो महिलाएं कहाँ नहीं है आज दुनिया में, आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो या अंतरिक्ष हो, हमें कभी किसी ने कोई सीमा बांध के नहीं दी है। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो देखते हैं। मेरा नाम सुसीबेन शाह है और प्रियदर्शनी टैक्सी सर्विस महिलाओं ने चलाई टैक्सी सर्विस है, उसकी मैं फाउंडर हूँ। मैं समझती हूँ पूरे भारतवर्ष में एकमेव एवी टैक्सी सर्विस है, वहाँ महिलाएं गाड़ी चलाती हैं और महिलाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ चार्ज। हर महिला के पास कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर होता है, वो पहचाने और वो हुनर को काम पर लगाएं, कमाएं अपने आप के लिए और अपने बच्चों के लिए। प्रियदर्शनी द्वारा मैं एक बहुत अहम बात सीखी हूँ और मैंने जाना है और माना भी है कि जब हमारी बहनें, भारत की बहनें कमाती हैं, घर में कुछ कमा के लाती हैं, तो सारे पैसे जाते हैं घर की ग्रोथ के लिए, एजुकेशन के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे पहनावे के लिए, अच्छे दवा के लिए, अच्छी फैमिली लाइफ के लिए। और सही मायने में देश और दिशा जब बदलेगी जब महिलाएं तरक्की करेंगी। मेरा नाम कैप्टन शमीम कारवा है। मैं एक पायलट हूँ। मेरा ओहदा एक सीनियर कमांडर का है। हर लड़की का सपना होता है कि वो कुछ करे, कुछ बने, ज़िंदगी में आगे बढ़े। जब हमें पायलट बनने की ट्रेनिंग शुरू करनी थी, हमने हमारे माँ को बोला और मेरी माँ ने तुरंत बोला हमें कि हमारे ज़माने में तो साइकिल चलाने को भी कोई सोच के चलाता था, पर आज तुमको फ्लाइंग करना है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप कर पाओगी। और हमने हमारी माँ से कहा हम ज़रूर करके दिखाएंगे। मेरा एक सुझाव है उन माता पिताओं को कि अगर आपकी बेटी कुछ करना चाहे, कुछ अलग करना चाहे, उसको एक मौका दो, उसको प्रोत्साहन दो, वो आपका नाम ज़रूर रोशन करेगी। तो ये हमारे हिंदुस्तान की ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी शेरनियां हैं जिन्होंने उम्मीद से परे ऐसे कामों को अपना पेशा बनाया है जो बहुत ही काबिले तारीफ है, और जो बाकी देख रहे हैं हमारे दर्शक उनके लिए एक रोल मॉडल और इंस्पिरेशन वाली बात है। सिंपली बातें विद रवीना में अब वक्त आ गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको एक ऐसी मेहमान से मिलवाऊंगी जिनका काम कुछ ऐसा है कि वो सबको थिरकने पे मजबूर कर देती हैं। कौन है वो, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सिंपली बातें विद रवीना।
सिंपली बातें में आज का टॉपिक है विमेन इन अनकन्वेंशनल जॉब्स, यानी ऐसा अनोखा काम करने वाली औरतें जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जाती है। बातों के इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने के लिए अब मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसी लेडी को जिन्हें नाचने का तो नहीं पर नचाने का बहुत शौक है। आइए आप खुद देख लीजिए वो करती क्या है। कोई भी जश्न म्यूजिक के बिना अधूरा होता है और आज के वक्त में म्यूजिक को नए अंदाज में पेश करते हैं म्यूजिक एक्सपर्ट, जिन्हें हम डीजे कहते हैं। हाय, आई एम प्रेरणा सिंह और मैं एक डीजे हूँ बाय प्रोफेशन। हर जगह पे आप जाते हैं, आप देखते हैं किसी क्लब में एक मेल डीजे बजा रहा है, बहुत रेयरली ही फीमेल्स बजा रही होती। लड़कियां किसी भी चीज में लड़कों से कम नहीं है, तो आपका जो मन चाहे, जो चीज चाहे, जिसमें भी आपकी इच्छा हो, पैशन हो, आप उसको फॉलो कीजिए। डीजेस के इस प्रोफेशन में जिस महिला ने अपनी बेमिसाल पहचान बनाई है वो है डीजे प्रेरणा। मैं सोच रही थी आते ही प्रेरणा मुझे भी ना नचा दें, है ना। आपको हमारे शो का म्यूजिक कैसे लगा? बहुत अच्छा है। इट्स वेरी I think it's very inspiring. Upbeat? Fantastic? Fantastic, yes. Sensational? Yes, sensational. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारा शो भी ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके and it's really it's awesome. जो हमारे छोटे शहरों में जो हमारी लेडीज हैं वो शायद ये टर्म डीजे नहीं समझ सकती। डीजे का मतलब होता है डिस्क जॉकी, लेकिन आगे डिस्क जॉकी क्या है ये आपको समझाएंगी प्रेरणा। डिस्क जॉकी अभी जैसे मैं सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, जो हमारे लेट्स से वेडिंग्स, आप वेडिंग्स जाते होंगे तो वैसे ही हम भी नॉर्मल डेज वेडिंग्स में जैसे डांस करते हैं वैसे नॉर्मल डेज में क्लब्स होते हैं जिसमें लोग जाके डांस करते हैं इवनिंग में। तो डिस्क जॉकीज बेसिकली इन क्लब्स में म्यूजिक बजाते हैं लोगों के मूड के हिसाब से और लोगों को जैसा रवीना जी ने कहा डांस करने में मजबूर करते हैं क्योंकि आप इतना बढ़िया म्यूजिक प्ले करती हैं इसलिए। तो बेसिकली डिस्क जॉकी वो होते हैं जो आप देखते हैं शादियों में भी कहीं दूर जहाँ सब ऐसे मशीनें लगी हुई हैं, वो पीछे अपने हेडफोन पहन के ऐसे 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 कुछ म्यूजिक चेंज करते हैं, सीडीज बदलते रहते हैं, अपना वहीं अचार पकाते रहते हैं। हम लोग तो ऐसे 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 जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इतनी मेहनत होती है ये हम नहीं समझ सकते। लेकिन वही मेहनत जो होती है डिस्क जॉकी सब समझते हैं अरे ये तो बहुत आसान काम है, आपको म्यूजिक का शौक है तो आप पहुंच गई जी म्यूजिक बजाने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करेक्ट। आपके टाइमिंग्स बहुत ऑड होते हैं, आपको जगह जगहों में जाना पड़ता है। कभी कभी बहुत अलग अलग तरीके के डिमांड्स भी होते हैं आपके जॉब के। यस, डिमांड्स होते हैं। जैसे मैं मेजरली क्लब्स में बजाती हूँ तो क्या होता है वहाँ पे मैं एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे मैं एज अ डीजे मुझे कोई ट्रैक बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, मैं ये समझ के नहीं बैठ सकती कि सबको वो गाना अच्छा लगेगा। तो आप अपना खुद भी मिक्सिंग विक्सिंग करती हैं म्यूजिक को? म्यूजिक की मिक्सिंग आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को? सो वो जो सिस्टम होता है, जो मशीन होता है डीजे का, 2 रिकॉर्ड प्लेयर है आपके पास, एक में एक गाना बज रहा है, दूसरे में दूसरा बज रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि आप इन दोनों गाने को ट्रांजिशन कैसे करोगे, आप इन दोनों गाने को एक गाने के बाद जो दूसरा गाना प्ले होने वाला है उसको मिक्स कैसे करोगे आप। वो ट्रांजिशन लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए, वो इतना स्मूथ होना चाहिए। और प्लस कभी कभार 2 गाने मिक्स कर दो तो और भी बेहतरीन और भी साउंड आ जाता है और इफेक्ट्स लगाते हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक गाने को हम कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। तो आपके फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया जब आपने कहा मैं डीजे बनना चाहती हूँ? पापा बस पहले तो थोड़ा साइलेंट थे एंड देन फिर उन्होंने बोला ओके बेटा, लेकिन जो भी करो जी जान लगा दो उसमें बस। और चलिए ये बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक ऐसे जब अनकन्वेंशनल जॉब्स होते हैं माँ बाप का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है उनके माँ बाप की इजाज़त मिलना हर काम जब करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत इमोशनली अपने माँ बाप से जुड़े हुए होते हैं। मुझे याद है जब मैंने पापा को बोला कि मुझे बहुत बड़े बड़े फिल्म्स की ऑफर्स आ रही हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं हाँ कर दूँ, तो पापा और मम्मी ने मुझे याद है एक ही चीज़ कही, बेटा जो भी तुम काम करो पहली बात याद रखो तुम एक औरत हो और हमारी
एक्चुअली समाज ऐसी है कि चाहे तुम ऑफिस में काम करो या कहीं भी काम करो, तुमने घर के बाहर कदम उठाया है, 10 लोग उंगली उठाएंगे। तो ये जरूर याद रखना, लेकिन अपनी दिल, अपनी मेहनत और लगन से अपने आप पर विश्वास रखते हुए, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी मुट्ठी में है। तुम उस मुट्ठी को बंद रखोगी तो कोई तुम पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। तुम लगी रहो, डटी रहो जो तुमको करना है। तो यही समझाया था कि अच्छाई और बुराई हर काम में है। प्रेरणा, अब हम जाएंगे ऑडियंस के प्रश्नों तक। प्रेरणा से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगी, आप जो डीजे का काम करते हो उसमें आपके हिसाब से कौन सा हुनर होना चाहिए? किसी भी काम में सबसे पहला हुनर होना चाहिए कि आपको अपने आप में एक बिलीफ होना चाहिए कि आप वो काम कर पाएंगे, एक विल पावर होना चाहिए। हुनर सब में होता है। फॉर अ डीजे अगर आप स्किल्स की बात करें तो एक म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने कुछ ट्रेनिंग ली थी? हाँ, मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली थी पुणे से। तो ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है? ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, बट जैसे कि हर एक आर्ट में रहता है कि नॉट नेसेसरली कि एक सिंगर को सिंगिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अच्छा सिंगर होने तो अपने आप में भी एक टैलेंट रहता है, एक अपने आप में भी एक लगन, एक चाह होनी चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ये करना है। आपको लगता है कि और लड़कियां भी आ रही हैं? लड़कियां आ रही हैं, लेकिन अभी भी लड़कियां बहुत कम है इस प्रोफेशन में। जैसे मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। अमेरिका जो कि बहुत ही आगे है, बहुत ही डेवलप्ड है, और लास वेगस जो सिटी है, वेगस में मैं आई वाज डीजिंग एट वन प्लेस, और वहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी देवर 4 मेल डीजेस ऑलरेडी थे। हाँ, तो उन लोगों ने बजाया और फिर मेरा 1 घंटे का ही स्लॉट था वहाँ पे, फिर मैंने बजाया। तो एक लड़की डीजे बूथ में वो पीछे से आई एंड देन उसने मुझे बोला कि इसके पहले 4 मेल डीजेस थे, उन्होंने बजाया, लेकिन जब आपने बजाया तो मुझे आपका म्यूजिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसने बोला कि आई थिंक आपके जैसी लड़कियां और डीजेस बननी चाहिए। और ताजुब की बात है कि अमेरिका जैसी जगह, विदेश में हमारी हिंदुस्तानी लड़की गई है वहाँ पे डीजे करने, और जो बाकी थे उनको धो डाला और खुद बहुत ही एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देके आई है। उसके लिए आपको बहुत बहुत तालियां। आई थिंक ये बहुत स्वीट इंसिडेंट बताया आपने। लेकिन आप तीनों से कहना चाहूँगी कि आप तीनों अपने अलग अलग फील्ड्स में एक अपने आप में एक मिसाल हैं। आप यहाँ हमारे शो पर आई हैं जिसका मुद्दा था अनकन्वेंशनल जॉब्स। आपने हमको काफ़ी कुछ सिखाया और काफ़ी समझाया, हमने बहुत सीखा आपसे, और यूं ही आप आगे बढ़िए। हम सब की दुआएं एंड वेल विशेस आप लोगों के साथ है। यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, अपनी सोच मजबूत हो तो दूसरों की सोच बदली जा सकती है। तो खुद पर यकीन रखिए, दुनिया अपने आप यकीन करने लगेगी। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे ऐसी एक और मेहमान से जिनकी कर्मभूमि है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। जानेंगे वो कौन है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बने बनाए रास्तों पर चले तो क्या चले, बात तो उसमें है जो अपना रास्ता खुद चुने। अब जो आ रही हैं उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। उनकी पर्सनैलिटी की पूरी पिक्चर दिखाऊंगी तो एपिसोड यूं ही खत्म हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ट्रेलर बताती हूँ। ये है रांझना जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म की प्रोड्यूसर कृषिका लुल्ला। उनको बुलाने से पहले देखते हैं उनकी कुछ झलकियां। बॉलीवुड है इनकी दुनिया, फिल्म मेकिंग है इनका जुनून। इन्होंने खुद रिस्क लेकर फिल्में बनाई और हमें एंटरटेन होने का मौका दिया। लेडी एंटरप्रेन्योर 2014 से सम्मानित कृषिका लुल्ला। बॉलीवुड का सफर हम हमेशा तय करते आए हैं और आगे भी तय करते रहेंगे। इन्होंने देसी बॉयज, रांझना जैसी कई सारी हिट बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस की हैं। रास्ते कई सारे हैं लेकिन मंजिल सिर्फ एक। आप यहाँ हमारे शो पर आई हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद हमें शो पे बुलाने के लिए। कुछ मुश्किल बात नहीं है कि मैंने आपको इस शो पे बुलाया, इतना बता दूं, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं विमेन इन अनकन्वेंशनल जॉब्स, मतलब वो औरतें जिन्होंने अपने आप
अपना प्रोफेशन चुना है, और ऐसा प्रोफेशन चुना है जो आज तक एक मेल बैस्टियन जिसे कहते हैं कि आदमियों ने डोमिनेट किया हुआ था, और आप आई हैं, सबको इधर साइड में हटा दिया है, बोला है गाइज आई एम द बॉस। यस, तो उसके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि कृषिका सिर्फ एक खूबसूरत इंसान नहीं बट एक बहुत ही कामयाब लेडी प्रोड्यूसर है हमारी इंडस्ट्री में, जो बहुत कम ऊंचाई तक औरतें वहां तक पहुंचती हैं। मोस्टली आदमी प्रोड्यूसर्स होते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आप अपने आप में यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इंडिविजुअल। आपको वो फीलिंग कैसे, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा एक मेल डोमिनेटेड फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे लोग कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स सिर्फ मेन ही रहते हैं क्योंकि वो टफ होते हैं हैंडल करने के लिए? मैं कहूँगी कि ये मेल डोमिनेटिंग पहले हुआ करता था जी। अब मैं कहूँगी कि ये फिल्म इंडस्ट्री दुनिया औरतों की हो गई है, ये उनके बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता जी। हाँ। आजकल आप देखो डायरेक्टर भी औरतें हैं जी। हाँ। जो भी देखो डीओपी टू टेक्नीशियंस टू एडिटर सब महिलाएं हैं। तो आपको लगता है कि औरतों में एक आजकल एक ताकत आ गई, एक अवेयरनेस आ गई है कि अब वो ये कर सकती हैं? हाँ, औरतें हमेशा इमोशनल होती हैं, तो उन्हें परख है कि कैसे स्क्रिप्ट बनाया जाए। जैसे हाँ। जो देखने वाले हैं सबको इमोशनल स्क्रिप्ट पसंद आते हैं जी। हाँ। आप देख लो घर की औरतें जी। हाँ। बहुत सारे काम संभालते हैं जी। हाँ। तो जब भी वो प्रोफेशनल के लिए उठ के खड़ी हो जाए हाँ। तो आसानी से कर सकती है, क्योंकि दे मैनेज इतना काम घर के अंदर कर सकती है, ऑर्गेनाइज कर सकती है, मल्टीटास्किंग कर सकती है। मल्टीटास्किंग वुमेन। आई थिंक आपके भी 2 छोटे छोटे बहुत प्यारे बच्चे हैं और मैं मिल चुकी हूँ उनसे। तो ऋषिका अपने घर को ही नहीं रखती हैं, लेकिन अपने प्रोडक्शन कंपनी को भी बाखूबी चलाती हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्शन कंपनी ने आई थिंक पिछले 2-3 साल से जितने सबसे बड़े हिट पिक्चरें आप लोग ने देखी होंगी वो सब मोस्टली इनकी कंपनी से निकलती हैं। आपके हस्बैंड भी फिल्म कनेक्टेड हैं? हाँ, मैं उनके लिए काम करती हूँ। आप अपने हस्बैंड के लिए काम करती हैं? हाँ जी। तो ये कैसे ट्रांजिशन हुआ? शादी के बाद आपने सोचा कि अब मैं प्रोड्यूसर बन सकती हूँ, या आपको उन्होंने सपोर्ट किया? नहीं, मुझे मालूम था बचपन से कि मैं इस फील्ड में कुछ न कुछ करने वाली हूँ जी। हाँ। क्योंकि मेरे पिताजी इस फील्ड में हैं। हाँ। और वो पहले बहुत सारे पिक्चर जैसे फाइनेंस उसने किया है हिंदी में, टॉलीवुड में, तो मैं उस दुनिया में पली हूँ, तो मुझे मालूम था मैं कुछ ना कुछ इस दुनिया में करूंगी जी। हाँ, हमारी फिल्मी दुनिया जैसे कहते हैं, फिल्मी दुनिया में। लेकिन फाइनेंस से आपने एक अच्छी बात उठाई कि लोग समझते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या तो फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा, हमारे देश में टचवुड इतनी सारी भाषाएं कि हर भाषा, हर रीजनल भाषा की फिल्म इंडस्ट्री है, और वहाँ की बहुत बहुत बेहतरीन सिनेमा, बहुत अच्छी फिल्में बन के निकलती हैं जो दूसरे फिल्म फेस्टिवल्स में, नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी जाती है। तो मैं सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगी, मैं हमारे फिल्मी दुनिया की बात करूंगी कि लोग समझते हैं कि फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग घर बैठे बैठे पैसे कमा लेते हैं, बस उनको पैसा ही पैसा मिलते जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, शौकीन होते हैं, बस पैसा ही मिलता है। लेकिन उसके पीछे पैसा लगाने वाला कौन होता है, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर, जो है ऋषिका। और उसके लिए बहुत दिलदार होना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। हर कोई बिजनेस में रिस्क तो होता ही है जी। हाँ। जो मैं काम करती हूँ अपने दिल से, जुनून से काम करती हूँ जी। हाँ। और मेहनत से करती हूँ, लेकिन ये आप लोग डिसाइड करते हैं कि चलती है कि नहीं चलती है। हाँ। रिस्क तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर रिस्क न लो तो फिर जीने का क्या फायदा। जी हाँ, फिल्मी दुनिया में प्रोड्यूसर होना एक बहुत जिगर वाली बात होती है, बहुत हिम्मत वाली बात होती है। जब एक पिक्चर बनती है तो बहुत सारी मुश्किलें ऊपर आ जाती हैं। कभी ऐसे कुछ ऐसा हादसा या कुछ आपको याद है जहाँ आपने एकदम सोचा हो यार मैं प्रोड्यूसर क्यों बनी, मैं कुछ और बन सकती थी? ऐसे हुआ है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर कभी भी ऐसे मुश्किल हो, मैं हमेशा सोचती हूँ, समझती हूँ और जड़ को काटती हूँ। हाँ, ना कि पेड़ को काटती हूँ। हाँ जी। लेकिन उसके लिए सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही ऋषिका जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन सिंपली बातें। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से, ऑफिस से वक्त निकाला और आप यहाँ आई हैं। अब यही कहूंगी कि न जाने कितने दिन, न जाने कितनी रातें, न जाने कितने लम्हे, न जाने कितनी यादें, जिंदगी के हर पल में छुपी होती हैं तमाम सिंपली बातें। अगले हफ्ते एक बार फिर से मिलेंगे कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहिए,
खुश रहिए और सिंपली बातें करते रहिए।